इसमें कायदे आज़म और लियाकत अली ख़ान तो बुनियादी शख्सियात हैं ना, तो वो एक्टिव हुआ कि यार ये क्या हो रहा है मेरे इल्म में लाए बगैर। तो उसने जब परेशानी पैदा की तो उनको बताया जी आपका बंदा तंग कर रहा है, उन्होंने कहा उसको बंद कर दो, उसको हाउस अरेस्ट कर दिया। पूरी मुस्लिम दुनिया यहाँ लाहौर में आ गई। बुनियादी बात यह है कि आपने अगर लड़ना है अपने मकासद के लिए तो लड़ने के लिए मैदान का तयन करें। माहिदा अगर ईरान अमेरिका का हो रहा है, वो भी इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से आ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? हमें देखिए कि हर दफ़ा जब ट्रंप ने पाकिस्तान का जिक्र किया है तो इंडिया को उसने आईना दिखाया है। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम सामीन और हमारे नाजरीन, क्योंकि आप ये मुज़ाकरा रेडियो पर भी सुन रहे हैं और इसे पॉडकास्ट की सूरत में देख भी रहे हैं। हमारा ये जो सिलसिला है पॉडकास्ट सीरीज़, ये खुसूसी सिलसिला है और आपको मालूम है कि इस वक्त हमारी कौम जो है वो 80वां यौम आज़ादी मना रही है और हमारे जश्न आज़ादी जो है उसका 79वां जश्न है। इस सिलसिले में रेडियो ने एक फ़िक्री मजालिस का एहतमाम किया है और इनमें इल्मी, अदबी और तहकीकी जो मामलात हैं और जो जहतें हैं उन पे बात की जाएगी। हम इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के जो लोग हैं उनको बुला रहे हैं। इस पे आज गुफ्तगू होगी कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का कायदाना किरदार क्या रहा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक आदिल। आप जो है सहाफ़त के तालिब इल्म रहे, इसी में आपकी तहकीक है, आपकी जो PhD है इसी मौजू में है। उसके अलावा ना सिर्फ आप सहाफ़त के तालिब इल्म और मुहक्किक हैं, मुदर्रिस भी हैं, कॉलम निगार भी इन्होंने की और प्रिंट मीडिया से मुंसलिक रहे। मुजल्लाती सहाफ़त किसी दौर में हुआ करती थी, उससे मुंसलिक रहे और मुल्क के जो मौक़र जरीदे हैं और रोज़नामे हैं उनमें काम किया। और उसके अलावा इनका तारुफ़ है कि हुकूमत ने इनकी जो खिदमात हैं उनके सिलसिले में इनको तमगा इम्तियाज़ से नवाजा। आप साबिक मुशीर हैं सदर पाकिस्तान के 2014 से लेकर 2018 तक और इस वक्त आप रुकन हैं रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी, आप उसके रुकन हैं। तो आज मिन जुमला मौज़ूआत पे बात होगी और फिर पाकिस्तान के जो किरदार की बात होगी कि पाकिस्तान का आलमी सतह पर कायदाना किरदार क्या है, खुसूसन मुस्लिम उम्मा के लिए और बाकी दुनिया के लिए भी। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब खुश आमदेद, क्योंकि आपका तारुफ इतना तवील है, क्योंकि आप ना सिर्फ कोना मश्क सहाफ़ी हैं बल्कि आप अदीब भी हैं, आप लिखारी भी हैं। और मुझे कल आपकी कुछ तहारीर देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ, आपकी कुतुब भी आ चुकी हैं। सहाफ़त कैसे मुल्क की सियासत में किरदार अदा करती है? देखिए, कायदे आज़म का एक कौल है कि कौमें सहाफ़त के उरूज के साथ उरूज पाती हैं और ज़वाल के साथ उन्हें ज़वाल मिलता है। इसका मतलब ये है कि आपको क्वालिटी जर्नलिज़म करनी है। क्वालिटी जर्नलिज़म क्या है? ख़बर तलाश करना जर्नलिस्ट के लिए उसका पहला काम है ये। सही। लेकिन ख़बर तलाश करना, सनसनी फैलाना जर्नलिज़म का काम नहीं है। ठीक है। तो हमारी सोसाइटी में जर्नलिज़म भी इस वक्त मसाइल का शिकार है। रियासत के लिए मसाइल हैं बहुत सारे, सोसाइटी में बहुत सारे मसाइल हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि इसकी वाहिद वजह जर्नलिज़म है, लेकिन उन मसाइल की एक वजह जर्नलिज़म है। वो क्या, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। एक थ्योरी है, उसको मीडिया मैलिस थ्योरी कहते हैं। इसका तर्जुमा अगर उर्दू में करें तो वह नज़रिया इब्लागी इज़्तिराब। नज़रिया इब्लागी इज़्तिराब बहुत दिलचस्प है। वो ये कहता है, मसलन एक जगह जलसा हो रहा है या किसी आदमी ने कुछ स्टेटमेंट दी है जी और उसमें नामुनासिब अल्फाज हैं। सही। बिलो दी बेल्ट है वो। अब उसकी डिटेल्स बहुत हो सकती हैं, बिलो दी बेल्ट क्या होता है, लेकिन ये बिलो दी बेल्ट से बेहतर कोई टर्म नहीं है। सही। अगर वो बिलो दी बेल्ट चला जाता है तो मीडिया की जिम्मेदारी यहाँ से शुरू हो जाती है। सही। मीडिया की जिम्मेदारी एज़ इट इज़ उसको रिप्रोड्यूस करना नहीं है। अगर एज़ इट इज़ रिप्रोड्यूस करेगा और तसलसल के साथ ये काम होता रहेगा तो उसके नतीजे में दो नुकसान होंगे। पहला नुकसान, इससे ये साबित हो जाएगा कि आपका लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बेअसर है। सही। और लोगों का रियासत से एतमाद उठना शुरू हो जाएगा। ये मीडिया के किरदार की बात हो रही है। सेकंड, यानी ये दो धारी तलवार है। ठीक है।
जो मीडिया आउटलेट ये काम कर रहा होगा, एक तरफ रियासत को नुकसान पहुंचा रहा होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा होगा, और दूसरी तरफ वो खुद अपना गला काट रहा होगा, क्योंकि वो साथ फौरी तौर पर वो लोगों की तवज्जो लेगा, लेकिन लॉन्ग रन में वो अपना गला काट देगा, डिस्क्रेडिट हो जाएगा। सही। मैंने जो आपने तहकीक का जिक्र किया, तो जो मैंने तहकीक की है एक, वो 1953 से लेकर के 1999 तक जी का जो प्रिंट मीडियम है उसका मैंने कंटेंट एनालिसिस किया है। तो ये जो 60-70 बरस का ज़माना है, इसका तज्जिया करना, इसमें सारे ज़माने में आपको मीडिया मैलिस मिलता है, सही, इब्लागी इस्तराब मिलता है। सही। आप देखें कि आज हमारी यानी कहते हैं ना, आज हमारा क्लेम है कि हम हार्ड स्टेट बनने जा रहे हैं। ठीक है। क्यों ये कहना पड़ा? इसलिए कि हार्ड स्टेट नहीं है। सही। वो क्यों नहीं हुए? इस वजह से। सही। इसी वजह से मीडिया भी फारिग हो गया, रियासत को भी नुकसान पहुंचा। अच्छा सर, हम जब बात करें क्या में पाकिस्तान के बाद हमें सबसे बड़ा जो चैलेंज था, हम जिनसे जुदा हुए थे उन्होंने ही हमें बयानिया बनाना पड़ा। हमने बताया कि इस ममलिकत खुदादाद की ज़रूरत क्यों थी। हमें बहुत बड़ा हिंदुस्तान का चैलेंज भी रहा, और हमने जब भी कोई बात की तो वो जो मैलिस है वो उधर से भी आया, और आज तक आ रहा है, वो आता है। और हम इसको चैलेंज, लेकिन हम मैलिस इस्तराब वो पैदा करते हैं। मैं जो इब्लागी इस्तराब है वो हम खुद पैदा करते हैं। सही। चलिए सर, वो तो बिल्कुल, क्योंकि हर जो, अगर आप निजी चैनल्स के आने के बाद तो ये ज़्यादा तूफ़ान बपा हुआ। अच्छा सर, हम बात करें आलमी उफ़क़ पे, पाकिस्तान को आप पिछली जो 8 दहाइयाँ हैं उनमें अगर देखा जाए तो जो OIC का प्लेटफॉर्म था, उसमें पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे 1974 में जो आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एक आलमी उफ़क़ पर पाकिस्तान का बड़ा नाम आता है कि उस वक्त बादशाही मस्जिद के सहन में उम्मत मुस्लिमा की तमाम रहनुमा जो क़यादत थी वो मौजूद थी। अगर थोड़ा सा उससे पीछे जाएं और हम बात करें कायद-ए-आज़म की और लियाक़त अली ख़ान साहब की, तो उस वक्त हमने जो आलमी सतह पर जो इसमें कायद-ए-आज़म और लियाक़त अली ख़ान तो बुनियादी शख्सियात हैं ना, फ़ातिमा जिन्ना भी जी बिल्कुल सही। लेकिन इनसे भी इनके साथ एक और भी बहुत बड़ी शख्सियत है, वो अल्लामा इक़बाल है। बिल्कुल सही। ये इन हमारे बुज़ुर्गों का कारनामा है क्या? जब हम बरे सग़ीर में इक़्तिदार से महरूम हो गए, तो उसके बाद इक़्तिदार के हुसूल के लिए हमने बहुत सारी कोशिशें की। सही। मिसाल के तौर पर सिराज-ए-दौला की जंग है, जी जो हमने हार दी। ठीक है। टीपू सुल्तान की जंग भी हार दी हमने। 1857 की जंग आज़ादी भी, जिसे गदर कहा गया, रिवोल्ट कहा गया। हाँ, रिवोल्ट तो वो कहते हैं ना, हमारी तो जंग आज़ादी, क्योंकि सर बयानिया तो दोनों तरफ का है और हमें उसे काउंटर, हमारा बयानिया ये है कि वो जंग आज़ादी थी। जी बिल्कुल सही। तो उसमें भी हमें शिकस्त हुई। एक और भी तहरीक है, तहरीक मुजाहिदीन, ये बालाकोट में जिनके इस्माइल शहीद साहब, उनके मज़ारात मौजूद हैं। हाँ, इस्माइल शहीद और अपना सैयद अहमद शहीद, जी, उसमें भी शिकस्त हुई। तो इसका एनालिसिस करने की ज़रूरत थी। सही। कि ये क्या हो रहा है। सही। तो ये एनालिसिस सर सैयद से शुरू होता है। सर सैयद ने ये देखा कि एक इतनी बड़ी ताकत है, मिसाल के तौर पर वो तोप का गोला लेके आते हैं और हम एक तलवार लेके आते हैं, तो ये मुकाबला कैसे होगा। सही। तो फिर उन्होंने एक हिकमत अमली दी सर सैयद ने, इल्म। जी बिल्कुल, अंग्रेज़ी तालीम की तरवीज, सब कुछ देखे ना, जो ऑर्डर ऑफ द डे है, अगर आप उसमें फिट नहीं है तो क्या बात होगी, इररिलेवेंट हो जाएंगे। और उस चीज़ को नुक्ता उरूज तक अल्लामा इकबाल ने पहुँचाया। सही। अल्लामा इकबाल का जो खुतबा है इलाहाबाद का 1930 जी, का, बिल्कुल ठीक, उसको हम कहते हैं जी कि हमारे नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है। दो कौमी नज़रिया, कि उसमें उन्होंने बताया कि जहाँ मुसलमान होंगे वो मुसलमानों का मुल्क होगा, सही, जहाँ नहीं होंगे वहाँ उन लोगों का मुल्क होगा। और कायद-ए-आज़म के 14 नुकात लेकिन उससे बड़ी बात एक है उसी खुतबे में, जिस पर हम तवज्जो नहीं करते। उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले हमें इम्पीरियलिज़म से निजात हासिल करनी है। उसी खुतबे की ये बुनियाद है। उसका मतलब क्या है इम्पीरियलिज़म का? इम्पीरियलिज़म का मतलब है बादशाहत,
एक फ़र्द की बादशाहत। और जब एक फ़र्द की बादशाहत होती है, रियासत उसके अवाम, रियासत का सरमाया अगर एक फ़र्द की मलकियत में चला जाता तो वो है, मोनार्की कहलाएगी। मोनार्की है। और उसके नतीजे वो, और फिर होता क्या है, मोनार्की एक्सपेंशन करती है, लड़ाई झगड़े करती है, जंगें करती है। तो ये जो जितनी भी हमारी ये कोशिशें थी, ये सिराजुद्दौला से लेकर जंग आज़ादी तक, वो सारी मोनार्की को बहाल करने की थी। ठीक है। मोनार्की का प्रॉब्लम क्या है, वो एक्सपेंशन चाहता है, वो जंग लड़ता है, सल्तनत बढ़ाना चाहते हैं। तो इकबाल ने कहा कि पहले तो आप इससे निजात हासिल करें। बिल्कुल सही। ये है हमारे दो कौमी नज़रिए की असल बुनियाद। और उन्होंने ये भी कहा कि एक मुस्लिम हरम की पासपानी के लिए, उस पर भी हम उस पर आएंगे अभी। जी, नील के साहिल से लेकर ताब खाके का। हाँ, उस पर अभी आते हैं, ज़रा सा फासला तवील है थोड़ा सा। जी। तो मोनार्की से निजात हासिल करने के बाद उन्होंने आपको हमें सबक क्या दिया? जी। 3 सबक हैं उनके। जी। एक बार एक फ़र्द जो लंदन में चला गया था यहाँ की सियासत से मायूस होकर, उसका नाम था कायदे आज़म। उन्होंने ख़त लिख कर बुलाया, उन्हें लेके आए। जी बिल्कुल। और मुसलमानों की क़यादत अपने हाथ से उनके हाथ में दे दी। जी। ये क्या सबक क्या है? सही सबक ये है कि अगर आप जो जंग है तलवार से नहीं लड़ सकते, आपके मुकाबले में तलवार से बड़ी ताकत है, तो फिर आपके पास कोई और असला होना चाहिए। बिल्कुल सही। वो क्या असला था? इल्म, दलील। पाकिस्तान में इब्तदाई हुकूमतें चलती रहीं और उसके बाद हमारा कुछ पैराडाइम कभी शिफ्ट भी हुआ। हमारा जो है वर्ल्ड में जो मुख्तलिफ ब्लॉक बने, उनमें हमें शरीक होना था, एक तरफ हमें जाना था, एक तरफ नहीं जाना था। तो हम किस तरह हमने इसको मैनेज किया, और आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान की हुकूमतें आई, हमारे जो सरबराहान आए, उन्होंने इन चैलेंज इसको कैसे उनसे? अच्छा, इसको जो अभी आपने कहा ना कि हम इत्तेहादों में शरीक होते रहे या नहीं होते रहे, जी। इसको देखिए, पहला चैलेंज क्या था? पहला चैलेंज वज़ीर आज़म नवाज़ादा लियाकत अली ख़ान को दरपेश हुआ। ठीक है। और उन पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान को अमेरिकी कैंप में धकेल दिया। जी, ये उन पर इल्ज़ाम है। सही। क्योंकि इससे पहले रूस की जी दावत आ चुकी थी। मैंने इस मौजू पे काम किया। ठीक है। रूस ने ज़ुबानी दावत दी। ठीक है। और फिर दौरे के लिए कौन सी तारीख दी? सही, 14 अगस्त। अच्छा, आप मुझे बताएं कि 14 अगस्त को वज़ीर आज़म कैसे जा सकता अपने मुल्क को छोड़ के नहीं जा सकता। ठीक है। अब देखिए इसमें तो उनको दलील है, उनको बताया गया कि 14 अगस्त फिजिबल दिन नहीं है। सही, कोई और दिन रख लें। उस दिन के बाद से मॉस्को से पाकिस्तान को कभी कोई जवाब आया ही नहीं। ठीक है। तो इसी दौरान में अमेरिका से दावत आई और वज़ीर आज़म अमेरिका चले गए। सही। तो दुनिया में हमने रिलेशंस तो कायम करने ही थे। जी। बिल्कुल, सोवियत यूनियन से भी रिलेशन कायम होने चाहिए थे, लेकिन क्या दब के करते? सही। तो वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने बावकार रास्ता इख्तियार किया। बिल्कुल सही। तो ये पहला चैलेंज है हमारे यहाँ का। अब हमारे यहाँ जो मसाइल पैदा हो जाते हैं नज़रियाती किस्म के, अगर हम लेफ़्ट लीनिंग हैं तो कहेंगे देखें लियाकत अली ख़ान ने मरवा दिया। जी। और हमारे यहाँ असल में हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है वो भी मुख्तलिफ मकादिब फ़िक्र की है, बटी हुई है। जी। तो ये हमारे यहाँ का चैलेंज रहा। सही। फिर हमारे यहाँ इससे पहला जो चैलेंज था वो मुहाजिरीन की आमद का था। जी बिल्कुल, सेटलमेंट का था। जो हमारे वसाइल रोक रखे थे इंडिया ने, वो प्रॉब्लम्स थे। तो पाकिस्तान ने उन सारी चीज़ों को, और पाकिस्तान के क़यादत ने और पाकिस्तान के अवाम ने एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर इन चैलेंजों से निकलने की कोशिश की। तो जो आलमी आप बिरादरी में जो पाकिस्तान के वक़ार की बात कर रहे हैं, जी सर, उसमें आप ये देखें कि बहुत इब्तिदा में, जी सर, आप सीटो सेंटो में गए, जी, वो क्या थे? वो आलमी इत्तेहाद ब्लॉक्स थे, और उसमें लोग आपको इनवाइट कर रहे थे, आपकी अहमियत थी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने जो सबसे बड़ा काम 70-71 में किया, जी, वो चाइना और अमेरिका को मिला दिया। जी, इस तरह से 2 बड़ी आलमी ताकतों के दरमियान आप राब्ते का ज़रिया बन गए। जी, ये अब हम कहते हैं ना कि हमने तीसरी आलमी जंग रुकवाई, उस पर भी हम आएंगे आखिर में। उससे पहले हमने ये भी एक जंग थी जो रुकवाई। सही। और उसके यानी अभी भी उनके दरमियान इमर्जिंग सुपर पावर और सुपर पावर, हाँ, उनके दरमियान आज भी इख्तलाफात मौजूद है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन आप बताएं कि दुनिया में कोई और ऐसी ताकत है जो अवामी जमहूरिया चीन को और रियासत मुत्तहिदा अमेरिका को इस तरह से इकट्ठा कर दे। बिल्कुल ठीक। और उसमें एक तमाशा भी हुआ कि ये जो सारा काम हुआ, हमारी वजारत ख़ारजा, चीन की वजारत ख़ारजा और अमेरिकी वजारत ख़ारजा के दरमियान था। तो उसमें जो अमेरिका का इस्लामाबाद में सफ़ीर था, तो वो एक्टिव हुआ कि यार ये क्या हो रहा है मेरे इल्म में लाए बगैर। तो उसने जब परेशानी पैदा की तो उनको बताया जी आपका बंदा तंग कर रहा है, उन्होंने कहा उसको बंद कर दो। ठीक, उसको हाउस अरेस्ट कर दिया। ये बड़ा आपने दिलचस्प जो है इसमें मोड़ बताया। और इसके बाद सर हम ये आपने जो जिक्र किया 1969 में सर OIC भी बन जाती है। तो उम्मत मुस्लिमा के हवाले से जो पाकिस्तान का कायदाना किरदार है, फिर 74 की ख़ास तौर पे 5 साल के बाद दूसरी जो आलमी जो सरबराही कॉन्फ्रेंस होती है, फिर हम कभी रबात इकट्ठे हो रहे हैं, कभी हम रियाज में इकट्ठे हो रहे हैं और कभी हम कासाब्लांका से शुरू हुए थे। तो उसमें आप 74 के जो ख़ास तौर पे मैं इंट्रो में भी कहा कि उसमें हम सब लोग इकट्ठे हुए, उसको आप कैसे देख सकते हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ी काविश थी उम्मत मुस्लिमा के तमाम कायदीन को इकट्ठा करने की? देखिए 69 में जब ये बनी, ये पहला इजलास था रबात में OIC का। जी सर। और इसके पीछे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, ये दो ताकतें मिलकर काम कर रही थी। और जब 74 में ये दूसरा लाहौर में इजलास हुआ, तो इसकी दो वजूहात थी। एक 67 में जो फ़लस्तीन के मामलात हो चुके थे, उसका फॉलोअप था। और दूसरा ये था कि उस चीज़ को एक यूँ समझिए कि ताकत में तब्दील। शाह फैसल शहीद का किरदार था उनका जी कि पाकिस्तान थोड़ा ही अरसे पहले एक सदमे से दो चार हो चुका जी, है। हम मशरक़ी पाकिस्तान सबूत ढाका से गुजरे हैं। तो पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार। बिल्कुल। और तो आप देखें एक ही फ्रेम में उसमें यासिर अरफात मौजूद हैं, शाह फैसल मौजूद हैं, ईदी अमीन मौजूद हैं, अनवर सादात भी हैं, सारे जी सब पूरी मुस्लिम दुनिया यहाँ लाहौर में आ गई। और एक जश्न का समा था। और एक जश्न और रेडियो पाकिस्तान ने और टेलीविज़न ने जो बहुत बड़ी जो मेगा ट्रांसमिशन थी वो पहली बनती हो जी 70 के इलेक्शन के बाद। बड़ी बाकमाल थी। मुझे याद है कि लोग टेलीविज़न स्क्रीन से और रेडियो से दूर नहीं हटते थे। बिल्कुल सही। हर वक्त उस वक्त एक बड़ा कमाल का तराना लिखा था जो रेडियो ने प्रोड्यूस किया था, जमीलुद्दीन आली साहब ने, जी कि हम ताबा बद सही तगैर के वली हैं, ज़हीर मेहदी। हम जमीलुद्दीन आली नहीं गाया ज़हीर मेहदी साहब, वो उन्होंने गाया होगा। जी हम ताबा अबद सही तगैर के वली हैं, मुस्तफ़ी। ये नेक्स्ट टू नेशनल एंथम हो गया था ये। बिल्कुल। तो ये एक यानी उस वक्त भी हमने ये काम किया। और वो काम क्या था उसमें, भुट्टो साहब का उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन था। काम क्या था कि मुस्लिम दुनिया को एक ब्लॉक में कन्वर्ट करना ताकि गैर की उस पर नज़र ना आए और इस तरह से यानी मुस्लिम दुनिया को भंबोड़ ना सकें जैसे ये लोग भंबोड़ रहे हैं। तो वो एक बड़ा नहीं आपने बड़ा अच्छा, क्योंकि आगा नासिर जो हैं वो रेडियो और पाकिस्तान दोनों तरफ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ढूंढ रहे थे कि गीत कौन गाए, तो ज़हीर मेहदी साहब प्रोड्यूसर थे, तो हमने उन्हें कहा कि आप ही गाइए। तो मुझे उनकी इंटरव्यू का हवाला याद आ गया। वो बड़ा कमाल का बहुत गीत है वो, यानी यूँ समझिए कि जज्बों को जवान कर देने वाला वो। जी बिल्कुल। चलिए सर, हम मुस्लिम उम्मा की बात करें और अब अगर हम फिर 9/11 का एक वाक़या भी आता है और फिर हमें कहा जाता है कि हमारे साथ आप होंगे वरना आपको पत्थरों की दुनिया में धकेल दिया जाएगा। उस पर बात हम करते हैं 9/11 और फिर सर हम आएंगे इस्लामाबाद टॉक्स और अब जो हमारा दफाई माहिदा है। देखिए ये जो 9/11 का मामला है, इसको मैं जो बुनियादी बात ये है कि आपने अगर लड़ना है अपने मकासद के लिए तो लड़ने के लिए मैदान का तयन सही दुरुस्त मैदान अगर होगा तो आप कामयाब हो जाएंगे। और अगर दुरुस्त मैदान नहीं होगा तो 1857 भी होगा, गज़ा भी होगा, टीपू सुल्तान भी होगा, सही, सिराजुद्दौला भी होगा, सही है ना। तो हमने उस वक्त मौके पर जिन लोगों ने भी ये काम किया, अव्वल तो बात यह है कि आप अपने मकासद के लिए जब आप जद्दोजहद करते हैं तो दुरुस्त फैसले करना ज़रूरी है। उस वाक़े ने पाकिस्तान को, मुस्लिम दुनिया को बहुत नुकसान पहुँचा, बिल्कुल सही, और तोड़ फोड़ के रख दिया। अब अगर वही फिक्र होती इल्म दलील और राय आमा वाली तो सूरत हाल कुछ और होती।
सही। तो वो, और जाहिर है कि उसमें हमारे यहाँ भी कुछ गलत फैसले हुए, जी जी, उससे भी मुल्क को नुकसान पहुँचा। यानी हमारे यहाँ यानी टेररिज्म का रास्ता खुल खुल गया। गया। लेकिन उसमें कामयाबी क्या है, जी इस बात को 30 बरस हो रहे हैं मेरे जी, ख्याल बिल्कुल। में। तो 30 बरस में 2001 का अगर वो वाकया बनता है 9/11, तो आज तो 26 बरस, 25 बरस 26-26 बरस जी हो गए। तो सितंबर आ रहा है ना बिल्कुल आ अगले रहा है जी, महीने। बिल्कुल आ रहा है। तो इस इतना जुल्म, इतना टेररिज्म, इतना जानी और माली नुकसान कम कौमें हैं जो बर्दाश्त कर सकती हैं। सही। ये पाकिस्तान की कौम है, पाकिस्तान की रियासत है जो सही। इतनी रिजिलियंट थी जी जी, कि वो हर मुश्किल मरहले से यूं करके निकल जी, जाती है। ये पाकिस्तान का ये अज़्म जो है ना। आज़म, लेकिन इसके साथ मैं फिर याद दिलाऊंगा दलील, कि जो भी काम करना है राय अमल, उस रास्ते से करना है बिल्कुल जैसे सही। पाकिस्तान बना। चलिए सर, अब हम थोड़ा सा जो मौजूदा तनाजुर है उस पर आ जाते हैं। ये शहर जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप देखें कि अमेरिका के नायब जो सदर हैं वो आए, इस्लामाबाद टॉक्स हुई, ईरान के वफूद आए, और ये जगह एक हब बन गई आलमी मंजरनामे पर। और आप ये देखिए कि इसके बाद जितनी भी होती हैं वो उसे इस्लामाबाद टॉक्स ही कहा जाता है। माहिदा अगर ईरान अमेरिका का हो रहा है वो भी इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से आ रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं, और फिर हम मक्का के माहिदे की तरफ आएंगे। उसको इस्लामाबाद प्रोसेस कर लें अब, ये इस्लामाबाद प्रोसेस चल जी पड़ा जी, है। हाँ जी जी, बिल्कुल सर, पीस प्रोसेस। हाँ, पीस और हम प्रोसेस। उसमें वी वर द पीस मेकर्स। हाँ, यस, बिल्कुल। तो अब ये देखिए ना, ये पाकिस्तान का ही किरदार है ना। जी जी, क्यों पाकिस्तान को ये किरदार मिला? जी जी, ये पाकिस्तान को किरदार इसलिए मिला कि पाकिस्तान ने अपने जो भी मसाइल होंगे ठीक हमारे, है, वो हमारे हैं, सही। लेकिन हमने तवाज़न के साथ कदम को आगे बढ़ाया। अब हमारे दुश्मन भी कहते हैं कि इनके नज़रियात, यानी पाकिस्तान और उसकी रियासत और कौम के नज़रियात, उनके मकासद या उनके मसाइल जो भी हों उनके साथ हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है? इनकी दोस्ती चीन के साथ भी है बिल्कुल सही। और बाएतमाद। बिल्कुल सही, रूस उन पे एतमाद करता है, बिल्कुल सही। अमेरिका एतमाद करता है, जी जी, और आप तमाशा देखें कि ईरान भी एतमाद सर करता सीआईए है। स्टेट्स देख लें आप, ताजिकिस्तान से लेके और किर्गिस्तान तक। ये क्या है जी, दरअसल? ये कायदाना किरदार का एक जो हमारा तसव्वुफ है, उस तसव्वुफ भी और हमारे जो हमारा अकीदा है वो ये कहते हैं कि आप खैर खाही जी जी, और हमदर्दी का जज्बा इख्तियार करें, बिल्कुल सही। और दुश्मनी का रास्ता या इख्तिलाफ का रास्ता तर्क कर सर दें। बड़ी से बड़ी जंग जो है वो मेज़ पर हल तो होती है। पाकिस्तान ने खैर खाही का रास्ता इख्तियार किया, कुर्बानियाँ दी उसने। और ये ईरान को और दीगर लोगों को यकीन हुआ कि पाकिस्तान हमारा खैर खा है, जी जी, हमारा दोस्त है। और जब ये मुआहिदा हुआ स्विट्ज़रलैंड के जी आसपास। स्विट्ज़रलैंड में, जी, तो वहाँ हुआ, तो और उससे पहले जब सिग्नेचर हुए, तो ये नाम किसने दिया? इस्लामाबाद पीस MOU जी जी, बिल्कुल, ईरान ने दिया, बिल्कुल सही। और सबने उसको तस्लीम किया। जी जी, तो ये पाकिस्तान की वो, यानी यूँ समझिए कि उसकी एतदाल, खैर खाही जी जी, और अखलास, जी जी, इस चीज़ ने पाकिस्तान को कामयाबी दी। आप देखें, कहते थे कि इंडिया में दुनिया की बड़ी डिप्लोमेसी है। जी जी, कहाँ है डिप्लोमेसी? सबसे बड़ी जमहूरियत होने का इसलिए दावा। कि मुनाफकत जो है ना, जी जी, मुनाफकत कुछ दिन चलती बिल्कुल सही। है ना। वो एक और जी जी, एक मुहावरा है हमारा जी जी, उर्दू में, वो ये कहते हैं कि या काठ की हंडिया बार बार बार। बार चूल्हे पे नहीं चढ़ती। और इसी तरह जो हिंदुस्तान का बयानिया है वो पिटा है बार बार। और इसलिए हमें देखिए कि वो- हर दफ़ा जब ट्रंप ने पाकिस्तान का जिक्र किया है तो इंडिया को उसने आईना दिखाया है। और हमें मैं ये कहता हूँ कि हमें पाकिस्तान की ये खुशकिस्मती है। अच्छा, इसके साथ फिर हमने क्या किया कि हमारे माली मसाइल अपनी जगह जी जी, पर, बिल्कुल ठीक। इक़्तिसादी मसाइल अपनी सही। जगह पर, लेकिन इसके बावजूद हमने अपने डिफेंस के लिए, जी जी, एक तो ये कि पाकिस्तानी कौम ने अपना पेट काट के सही, डिफेंस को जैसे कि बिल्ड करना बिल्कुल चाहिए सही। था, बिल्ड किया। और पाकिस्तान की फोर्सेस ने, जी जी, मुसल्लह अफवाज ने, एयर फोर्स ने, बर्री फ़ौज ने और फील्ड मार्शल ने हक अदा किया जी जी, इस मरहले पर, बिल्कुल सही। कौम की हिफाजत और मुल्क की हिफाजत। और सर आप ये देखें कि 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट हो, अभी नंदन का वाक़या हो, इंडिया के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हो, या आखिरी मार का हक हो जो कई दिन जारी रहा और 10 मई को हम उसकी याद भी मनाते हैं, तो उसमें पाकिस्तान की जो कायदाना चलाते हैं उसका एतराफ़ अब इंडिया को भी करना पड़ रहा हाँ, है। ये देखिए, ये जो इंडियन एनालिस्ट हैं वो ये क्या कहते हैं, ऑपरेशंस वगैरह थे सो कॉल्ड हमारे ख़िलाफ़,
वो कहते हैं कि रात की तारीकी में उन्होंने हमले किए, और जो एबटाबाद के करीब जो अटैक हुआ जी बिल्कुल, वो किसी दरख्त को अटैक करके चले गए। सही सही। तो उसके जवाब में ये इंडियन तस्लीम करते हैं, उसके जवाब में पाकिस्तान ने दिन दिहाड़े इंडियन फोर्सेस पे हमला किया। तो आप इसकी यानी, और हमने पहले ललकारा उनको कि हम जवाब देंगे यस और आपको बताएंगे। यस, पेशा वाराना एहलियत जी जी, लोग इंडिया और पाकिस्तान की इस तरह मवाजना करते हैं कि रात की तारीकी में हमला किया और ललकार कर दिन दिहाड़े इंडियन फोर्सेस पे हमला किया। और इसमें देखें आपकी सियासी क़यादत जितनी है, आपकी अस्करी क़यादत है, वो एक ही हमनवा और एक ही सफ़र पर मौजूद थे। अच्छा जी, आखिरी हमारे पास कुछ लम्हात हैं आखिर में। अब ये जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है और ये जो मक्का बाहमी दफ़ाई मुआहदा हुआ है और जिसको हम मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट कह रहे हैं, और इसमें तुर्किया शामिल है, सऊदीया शामिल है और पाकिस्तान। तो हम जो खादिम हरमैन शरीफ हैं, जब भी हमें बुलाते हैं तो पाकिस्तान जो है, जिसे कहते हैं दामे दर में सुखने, मौजूद रहता है। इससे पहले भी हुआ कि जब भी अमेरिका का मामला हो या रशिया का मामला हो, और ख़ास तौर पे जब उम्मत मुस्लिमा का मामला हो, तो पाकिस्तान वहाँ मौजूद रहता है और अपनी दिफाई जो इमदाद है वो पेश करता है। इस माहदे को आप कैसे देखते हैं? और ख़ास तौर पे एक तरफ वो इब्राहिमी कार्ड की बात भी हो रही है, आप अगर इब्राहिमी कार्ड एक और कोशिश हो रही है जो इब्राहिमी मज़ाहिब, फिलहाल तो वो फारिग है जी जी, और उसका कोई अब फ्यूचर मुझे तो दिखाई देता नहीं। सही, लेकिन ये सिर्फ एक मुआहदा नहीं है जी, ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। सही। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसे है, इसको समझने की जी, ज़रूरत है। जी। लोग इसको ये देख रहे हैं जी कि ये 3 मुल्क हैं, एक पे हमला होगा, तीनों पे हमला तसव्वुर किया जाएगा। और ये सब ठीक है, ठीक है। लेकिन बात इससे बड़ी है। इससे बड़ी बात क्या है? देखिए 1945 में दूसरी आलमी जंग हुई, सही। उसके नतीजे में दुनिया में तब्दीलियाँ आई। लीग ऑफ नेशन 39 से लेकर 45 तक 6 साल की जंग नहीं रुकवा सकी। 1945 जी। की वर्ल्ड वार के बाद अच्छा। दुनिया तब्दील हुई। सही। और दुनिया को दुनिया के एक हिस्से का वाली एक ताकत बन गया, जी जी, और दूसरे हिस्से की वाली दूसरी ताकत, बाइपोलर हो गई। और उन्होंने कहा कि हिस्से बांट लिया, ये हमारा एरिया है, इधर तुम नहीं आओगे। सही। और दूसरा कहता था कि ये हमारा एरिया, तुम नहीं आओगे। जी जी। और हम कितने इंडिपेंडेंट थे दुनिया सारी, जी जी, ये भी एक क्वेश्चनेबल बात है। मसाइल थे, और यही सबब था कि वो कहता था जी आपको परवाह नहीं है, मैं आपकी हिफाजत करूँगा, वगैरह वगैरह। सही। लेकिन ये एकॉर्ड जो है, ये जो मुआहदा है, इस मुआहदे के नतीजे में मुस्लिम दुनिया और उसके 3 मुल्क पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, जी जी, ये एक आलमी कुव्वत की तरह से उभरे हैं। बिल्कुल सही। कैसी आलमी कुव्वत? जैसी आलमी कुव्वत अमेरिका है, जैसा आलमी कुव्वत चीन और रूस है। यानी एक मुस्लिम ब्लॉक एक मुतबादिल आलमी कुव्वत की हैसियत से उभरा है और अपनी जिम्मेदारी खुद उठा रहा है। बिल्कुल सही। अब गैर आपके यहाँ नहीं आएंगे। बिल्कुल सही। जो 19 अड्डे थे अमेरिका के, जी जी, वो खाली हो रहे हैं। सही। उसकी जगह मुसलमान खुद अपनी हिफाजत करेंगे। सही। ये है इनकलाब, और ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। बिल्कुल सही। अब मुस्लिम दुनिया पाकिस्तान की क़यादत में और उसके साथ सऊदी अरब और तुर्की, ये मिलकर अपनी क़यादत खुद संभाल रहे हैं। अपनी किस्मत के फैसले अब खुद करेंगे। हमारी किस्मत के फैसले अब कोई दूसरा नहीं करेगा। नहीं कर सकता। ये है। और ये जो कहा जाता है कि ईरान इसका मुखालिफ है, नहीं मुखालिफ है। सही। ईरान इसमें शुरू से लेकर आज तक इसमें शामिल रहा है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये यूँ समझिए कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। और वो जो इकबाल ने कहा ना कि मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा खोलांख ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए। तो ये मशरिक से वो उभरता हुआ सूरज है, और मशरिक की नुमाइंदगी आप ये लिख के रख लीजिए। अब ये मुसलमान करेंगे, पाकिस्तान करेगा, तुर्की करेगा, सऊदी अरब करेगा, और मशरिक पे जो क्लेम किसी पड़ोसी का था और वो अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत का ख्वाब देख रहा था, वो सब फारिग हो गया। चलें जी, मैं आपसे आखिर में पैगाम लेना चाह रहा था, लेकिन आपने खुद ही नौजवानों को भी और पाकिस्तान की पूरी कौम को बहुत अच्छा पैगाम दिया। और खुसूसन जनाब इकबाल ने तो खुद कहा ना कि बेताब ना हो मार्का बीमो रिजा देख। तो इकबाल का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। उसके बाद मोहम्मद अली जना ने पाकिस्तान की बुनियाद रखी। और फिर ये मेरा ख़्याल है कि कौमों की ज़िंदगी में 8 दहाइयाँ कुछ ज़्यादा नहीं होती हैं, तो हमें कुछ सब्र का दामन
नहीं छोड़ना चाहिए और पाकिस्तान के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब। बातें बहुत सारी हैं लेकिन वक्त हमेशा किल्लत का शिकार हम हो जाते हैं। आपको फिर इंशाल्लाह रेडियो पाकिस्तान के स्टूडियोज़ में दावत देंगे, किसी मुज़ाकरे में, किसी पॉडकास्ट में। आपने अपनी गुनाह मसरूफियात से वक्त निकाला और रेडियो पाकिस्तान आप तशरीफ़ लाए और गुफ्तगू की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। सामीन और हमारे नाजरीन, आप हमें डिजिटल पे भी देख रहे हैं। आज जो हमने बात की वो हमने ख़ास तौर पे बात की कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का कायदाना किरदार क्या था। डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और अपने मेज़बान डॉक्टर उज़ैर अहमद को इजाज़त दीजिए। ये मुज़ाकरा आप सुन रहे थे रेडियो पाकिस्तान की वर्ल्ड सर्विस की जानिब से। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं ज़ैनब अली और मोहम्मद अज़हर। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे फ़हद वहीद और निगरान आला अकमल शहजाद घुमन। इसके साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर ज़हराना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।